प्रमिला वर्मा हिंदी साहित्य जगत का एक देदीप्यमान सितारा जो हिंदी साहित्याकाश में अपना एक विशेष स्थान रखता है। आज सुनिए प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी मिट्टी की दीवारें, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। चल उठ रानो। रानो की सास ने सुबह सवेरे रानो के कान पर बांग लगाई। अम्मा, मैं ना जाऊंगी, ये मैला मुझसे नहीं उठाया जाता। देर रात तक इसी बात को लेकर मंगू और रानो में झगड़ा होता रहा था। पर्दे के दूसरी ओर सोई मंगू की माँ मंगला के कानों में रानो की बात गरम सीसा पिघोलती रही थी। ते कहीं की लाट साहब पैदा हुई है जो महारानी बनकर रहेगी। मंगला उठकर बैठ गई। रानो बेमन से उठी और एल्यूमिनियम का टम्बलर उठाकर दूध लेने चली गई। सूरज हलवाई ने एक पाव दूध उसके टम्बलर में डाल दिया और पैसे वहीं टेबल पर रख देने को कहा। ये रोज़ का नियम था कि वो दूध लेती थी। उसे मालूम था कि पैसे कहाँ रखने हैं, लेकिन हलवाई उसे रोज़ टेबल पर रखने को कहता था। अरे रानो खूब गदरा रही है। जब इस गांव में आई थी तो सीख की घाई दुबरी पतरी थी। सरजू हलवाई ने एक लोलुप दृष्टि उस पर डाली। ये सब मंगू का कमाल है, अपनी बिल्डिंग का मेंटेनेंस अच्छा करता है। उससे भी अधिक लोलुप दृष्टि पान के थोक व्यापारी जायसवाल ने उस पर डाली। उसने ओढ़नी से अपने आप को अच्छी तरह ढक लिया। वे दोनों बेशर्माई से बुरी तरह हंसने लगे। वो उन दोनों की लोलुप दृष्टि को सहती घर की ओर चल दी। क्या बात है रानू, नाक भौं काई चढ़ा रखी है? सास ने पूछा। अरे अम्मा, दूध वाला हलवाई और पान वाला जायसवाल दोनों कुछ ना कुछ बकत रहते हैं, उसने शिकायत की। नासपीटे, आँख खुली नहीं कि दुकान पर हाजिर, अम्मा बोली। अम्मा, सूरज को काहे नहीं भेजती हलवाई की दुकान पर? उसने कहा। उठे तब ना, सूरज सर पर चढ़े तब तक सुसुआते रहते हैं। और जय मंगू है, 8:30 की अस्पताल में ड्यूटी है, लेकिन पड़े सुसुआ रहे हैं। अम्मा फिर बोली। चल उठ सूरज, नहीं तो हंडी भर पानी सर पर डाल दूंगी। अक्ल ना है, फिर दौड़ लगाएंगे स्कूल तक सिर पर पाँव रखकर। अम्मा ने सूरज को झिझोड़ा। रानू हंसने लगी। अम्मा, सिर पर पाँव रखकर कोई कैसे दौड़ेगा, तुम ही जानती हो। फिर दांतों में दातौन दबाकर उसने स्टोव पर चाय चढ़ा दी, कुल्ला करके आई और एल्यूमिनियम की केतली में चाय छान दी। अम्मा प्लास्टिक का बड़ा डिब्बा उठाकर फरागत के लिए चल दी। दूर जाना पड़ता है, रेल पटरियों की तरफ। नीचे गड्ढे में उतर जाओ तो वो औरतों की फरागत की जगह है। रेल पटरी के किनारे पुरुष फरागत करते हैं। औरतें सुबह जल्दी उठकर चली जाती हैं। पुरुषों का समय बाद का है। फिर भी उम्र दराज पुरुष रास्ते में मिल ही जाते हैं। रानू अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ पूरा चेहरा ढक कर जाती है। अम्मा तो साड़ी पहनती हैं, लेकिन रानू को सलवार कमीज पहनने की छूट मिली है। बल्कि रानू की सभी हम उम्र लड़कियां यही पहनती हैं। लौट कर रानू सामने लगे नल से पूरा पानी भरती है, फिर नहा लेती है। अम्मा काम से आकर नहाती हैं। अम्मा सुबह स्टोव पर सबके लिए रोटी बनाती हैं, फिर चारों चाय रोटी खाकर ही बाहर निकलते हैं। सूरज कस्बे के स्कूल में 6ठी क्लास में पढ़ रहा है। मंगू ने भी 8वीं तक पढ़ाई की है। रानो 10वीं करके आई है। रानो की माँ उसे 12वीं तक पढ़ाना चाहती थी। तभी रानो की बड़ी बहन नीलो ने एक रिश्ता लाकर अपने माता पिता के सामने रख दिया। अम्मा, रानो खूब खुश रहेगी, नीलो ने कहा था। क्या काम करता है लड़का? अम्मा ने पूछा। सरकारी नौकरी, नीलो बोली। क्या? अम्मा चीख पड़ने को हुई। सच्ची अम्मा, तुम्हारी सौं? सरकारी अस्पताल में नौकर है, झाड़ू पोछा करे है, नीलो इठला कर बोली। एक बंदी बंधाई तनख्वाह, अम्मी ने खुशी जाहिर की। रानो के बाबू सुड़ सुड़ करके चाय पीते रहे और वहाँ से उठकर चल दिए, जैसे उन्हें कोई मतलब ही ना हो। अम्मा, मैं पढ़ूंगी, रानो ठुनक कर बोली थी। अरे पढ़ लीजो, जिंदगी पड़ी है, पर सरकारी नौकरी का लड़का हाथ से ना निकले। नीलो खुश हो गई, कहा। 2 बेटे हैं, छोटा पढ़ रहा है। मंगत राम ने 12वीं किया है। मंगत राम की पढ़ाई को लेकर वो साफ झूठ बोल गई। बीमार पड़ो तो दवा मुफ्त, हर साल दिवाली पर बोनस मिलेगा, 8 घंटे की नौकरी, और क्या चाहिए? और मंगत राम की माँ क्या करे है? अम्मा ने पूछा। अब क्या अम्मा, अभी तो मैला उठाती है, वो भी कितने दिन। सभी संडास पक्के हो रहे हैं तो ये काम भी बंद समझो। बहू के आने के बाद उसे भी सरकारी नौकरी में डालकर सुख चैन से बैठेगी। छोटा बेटा सूरज कहे है कि पढ़ूंगा और दवा की दुकान खोलूंगा।
सारे वाल्मीकि टोले में अम्मा सरकारी नौकरी की धूम मची है। क्या मैला ढोती है? रानो उबकाई लेती हुई बाहर भागी। दरअसल रानो का परिवार सूअर पालता है। इन लोगों ने कभी भी मैला नहीं ढोया, बल्कि रानो के पिता ने शहर से दूर एक ज़मीन भी खरीद ली थी जो पुनर्वसन के नाम पर सस्ती आवंटित हुई थी। ये गांव 50-60 घरों का ही था और सभी एक सा धंधा करते थे। रानो के पिता ने यहाँ 3 कमरों का मकान भी उठाया था। टीन की छत थी और मिट्टी की दीवारें। सभी ने मकान उठाने के लिए कितनी मेहनत की थी। दूर से मिट्टी ढोकर लाते थे। मकान बनाते समय नीलो की शादी नहीं हुई थी। रानो के दोनों छोटे भाई छोटे थे लेकिन पढ़ रहे थे। नीलो भी ऐसे घर में गई थी जहाँ सूअर पाले जाते थे। नीलो ने घर से बाहर कभी काम नहीं किया था। जल्दी जल्दी उसके 2 बच्चे भी हो गए थे। अम्मा की आंखों में चमक आ गई थी। उसकी एक ना सुनी गई और उसकी शादी 4-5 महीनों में ही कर दी गई। अम्मा ने रानो का हाथ पकड़ा और धुला तसला उसके सिर पर रख दिया। उसमें गोबर के कंडों की और लकड़ी की राख थी। अम्मा मैं न जाऊंगी, रानो बोली। चल सीधे से, वरना आज तो अपनी टांग तोड़वाएगी। देख रानो, मेरे कितने घर हैं, अच्छे खासे रुपए खड़े हो जाते हैं। तू मेरा काम ना लेगी तो मेरे घर छिन जाएंगे। मैं बरसों से यही काम कर रही हूँ। अरे कैसी घिन, ये सब मस्तक पर लिखा होता है, तुझे तो करना ही पड़ेगा। वो तसला उठाए अम्मा के पीछे पीछे होली। अम्मा पहला घर ही पहुंची थी। वो दूर खड़ी हो गई। घरों में पीछे की ओर खुलने वाले पैखाने थे। वहीं एक चौड़ी पक्की नाली भी बह रही थी। एक खुरपी से अम्मा ने तसले में मैला सकेला और सिर पर रखे तसले से उस पर राख डाली। डारो बड़ी अम्मा पानी। भीतर आंगन से पानी उछला। उसने झाड़ू से सफाई कर दी और फिर पिछवाड़े के दरवाजे पे आकर आवाज़ लगाई। रोटी वोटी कुछ ना है ना, ले पूरी ले। घर की मालकिन बड़ी अम्मा ने गठरी पर पूरियाँ उसके झोली में डाल दी और आलू की सूखी सब्जी एक पैकेट में अलग से रख दी। का घर में मेहमान आए हैं? उसने मालकिन बड़ी अम्मा से पूछा। हाँ तो, दोनों बिटियाँ सासरे से आई हैं। अब रेलगाड़ी की चली पूरियाँ तो मैं चौके में घुसने ना दूँ, बड़ी अम्मा ने उससे कहा। तभी तो हम कहें मालकिन, आज पैखाना बहुत ही महक रहा है। हम तभी समझ गए थे मेहमान आए हैं अम्मा के घरे। कब जाएंगी? उसने पूछा। लो, अभी तो मायके में पैर रखा है, तुम जाने का पूछने लगी। बड़ी अम्मा ने उसे घुड़का और जोरों से दरवाज़ा बंद कर लिया। दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पूरे 40 घर और अकेली रानो की सास काम करने को। ले अब तू सफाई कर। उसने रानो के हाथ में खुरपी देनी चाहिए। ना, रानो ने सिर हिलाया और नाली के पास बैठकर सूखी उबकाई लेने लगी। अम्मा हमसे ना होगा, उसने कहा। अम्मा ने उसकी चोटी पकड़ी और उसे 4-5 घर तक घसीटती रही। देख तू घर चल, आज मंगू से कहकर तेरी खाल उतरवाती हूँ। बड़ी चर्बी चढ़ गई है तेरे को, अम्मा ने रानो से कहा। अंतिम मकान में कोई बंगालन रहने आई थी। बड़ा सा टीका लगाए, तेल लगे बालों की गुथी मोटी चोटी और करीने से पहनी बंगाली तांत की साड़ी। जब वो आंगन में पानी डालने आई तो पीछे के दरवाजे से देखा मंगला अपनी बहू रानो को बाल पकड़कर घसीट रही है। क्या करती है तू मंगला? बंगालन श्यामोली ने उससे कहा। देखो बंगालन बहू रानी, घर का धंधा है, संभालती नहीं है। मैं कब तक करूं? उम्र हो गई है, आप ही समझाओ। मुझे उल्टी आती है, मैं न करूंगी, रानो ने कहा। महारानी है महारानी, सिंहासन पर चढ़कर बैठेंगी, हम इनके पैर दाबेंगे। अम्मा फिर बिफरी और कहा। बहन जी, रानो ने श्यामोली को देखकर कहा, 10वीं पास हूँ और पढ़ने नहीं देती। पढ़ूँ तो नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हूँ या किसी स्कूल कॉलेज दफ्तर में चपरासन का काम करना चाहती हूँ या किसी बड़े बंगले में झाड़ू बुहारू करूँ, पर मैला ना ढूंढूंगी। हाँ सो तो ठीक कह रही है मंगला, अब उससे नहीं होता तो नहीं होता। तुम भी कितने साल करोगी? अब 1-2 साल में पक्के फ्लश वाले पाखाने बन जाएंगे, फिर क्या करोगी? श्यामोली ने कहा। न बनते बहू रानी, 5-7 सालों से यही सुन रहे हैं। का भैया? मंगला ने कहा। तब तक सफाई हो चुकी थी। अम्मा ने घूर कर रानो को देखा। सभी घरों में बचा खाना मिलता है। अम्मा सामने बंधे धोती के पल्लू में लेती जाती है। सब सब्जियां एक ही बड़ी एल्युमिनियम की हंडी में। रानो सोचती है जैसे हंडी कोई कचरा कुंडी है। घर पहुंचकर रानो ने सुबह की रोटी खाई। अम्मा ने नहा धोकर पूरी और आलू की सब्जी खाई और हंडिया ढककर सूरज के लिए रख दी। रोज़ रोज़ की किटकिट से रानो भी तंग आ गई थी। अच्छा फंसाया नीलो जिज्जी ने, खुद मैला ढोए तो पता चले।
रात अम्मा ने मंगू से उसकी खूब शिकायत की। मंगू उसे बिस्तर पर बैठाकर समझाता रहा। देखो रानू, अम्मा ठीक कह रही हैं, 1,500 का बंधा बंधाया काम है। तू हाथ बटा ले, जल्दी अस्पताल में औरतों की ज़रूरत होगी। मेरी अच्छी पहचान हो गई है, तुझे लगवा दूंगा, तब तक कर ले। रानू नहीं मानी, हिचक हिचक कर रोने लगी। मंगू ने गुस्से में उस पर लातें जमाई, हाथ के 2 हत्थड़ पीठ पर बरसाए। वो चीख कर रोने लगी। मार भी डालो तो भी ये काम नहीं करूँगी, रानू चीखती और रोते हुए बोली। अम्मा पर्दे के दूसरी तरफ से चीखी। मंगू, ले जा इसे सुअरों के दलदल में छोड़ा, मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगी। ऐसा चांदी जैसी सफ़ेद रंग की बहू लाकर कौन सा तू महाराजा बन गया? हाँ, कर दो दूसरी शादी, रानू रोते रोते बोली। ये मारना पीटना समझाना बुझाना 6 महीने से चल रहा था। इस बीच वो अपने मायके माँ बाबू के पास भी गई थी, लेकिन अम्मा ने एक ना सुनी, बाबू को बोलने ही ना दिया। देख रानू, वो तेरा घर है, तू वहीं जा, हम तेरे को यहाँ ना रखेंगे। तेरी किस्मत है वे लोग तुझसे मैला ढुलवाएं या राजरानी बनाकर रखें, रानू की अम्मा ने कहा। रानू हार कर फिर वापस आ गई। अब तो मंगू की दूसरी शादी होगी। ना जाने क्या सोचा रानू ने और घर से निकल गई। शाम गहरा रही थी। उसे याद आया बस स्टैंड के चौक पर जगता मोची उसे मिला करता था। कितनी बार उसने रानू से कहा था, देख रानू, तू मुझे बहुत अच्छी लगे है, मेरे पास आ जा, तुझसे कोई काम न कराऊंगा। कहाँ मैला ढोना वाले से तू ब्याह गई? मेरा बाप है, लंगड़ा है, वो बस अड्डे पर मोची का काम करता है। मैं भी रेलवे स्टेशन के बाहर यही काम करता हूँ। हम दोनों ही घर में हैं। मुझे तुझसे सच्चा प्यार हो गया है रानू। आज रानू को जगता मोची याद आ रहा था। वो मंगू से प्यार तो करती थी, लेकिन वो रोज़ की मारपीट और सास के तानों से तंग आ चुकी थी। अब तो अम्मा बाबू के घर का दरवाज़ा भी उसके लिए बंद था। कहाँ मिलेगा जगता मोची? सोचती जा रही थी कि जैसे भगवान की इच्छा सामने से जगता आता दिखाई दिया। अरे रानो, तू अभी यहाँ अंधेरा होने को है, जगता को देख। रानो रो पड़ी। जगता ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। दोनों नाले की पुलिया पर जा बैठे। क्या बात है रानो, बोलना, जगता ने पूछा। मैंने घर छोड़ दिया जगता, रोज़ की मारपीट से तंग आ गई हूँ। जो काम नहीं होता उसकी जिद लगाए रहते हैं दोनों माँ बेटा। रानो फिर रो पड़ी। जगता ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिक्र ना कर रानो, तू मेरे साथ चल, राज रानी बना कर रखूँगा। मैं तो तुझे कब से बुला रहा हूँ, तू है कि मानती ही नहीं, जगता ने कहा। बहुत देर तक रानो सोच में डूबी बैठी रही, फिर उठकर जगता के साथ चल दी। शादी करेगा मुझसे? रानो ने पूछा। हाँ, करूँगा ना। जगता खुशी से फूला नहीं समा रहा था। दोनों मोची टोले की ओर बढ़े। जगता का बाप भी उसी समय घर लौटा था। पेटी रखी रहा था कि सामने जगता रानू को लिए खड़ा था। अरे जगता, जय का जानता है ना, जय लोग कितने मारपीट करे हैं, इसे काहीं घर लाया? जगता के बाप ने जगता से कहा। बाबा, मैं रानू से शादी करूँगा, जगता बोला। का बोलता है, उसकी जात अलग हमारी अलग, का तालमेल? जगता के बाप ने कहा। लेकिन जगता नहीं माना। रानू का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। जगता के बाप ने सोचा चलो जाने दो, 2 जून की पकी पकाई रोटी साग तो मिलेगी। फिर बोला, और जो मंगू लड़ने आया तो? वो मैं संभाल लूँगा बाबा, हमारे टोले में भी लड़ाकू जवान हैं, टांग की तोड़ देंगे। जगता की उम्र भी मंगू की उम्र के समान 23-24 साल की होगी। रानू घबराई हुई तो थी ही, लेकिन फैसला लेकर निकली थी कि अब उस घर में वापस नहीं जाएगी। उसने स्टोव पर खाना बनाया। बाप बेटा दोनों ने पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया। जगता का बाप तो खाना खाते हुए खुशी से सिर हिलाता रहा। कहा, तेरी माँ के मरने के बाद आज भरपेट स्वाद वाला खाना मिला है। दोनों को भरपेट खिलाकर उसने खुद भी खाया। बर्तन समेट कर जगह पर रख दिए और कमरे को देखने लगी। ये कमरा मंगू के कमरे से बड़ा था, लेकिन पर्दा लगाने में दिक्कत आई। जगता ने एकमात्र चारपाई बाबा और अपने बीच खड़ी कर दी और उस पार चादर डाल दिया। जगता ने रानू को खींच लिया। पहले शादी करो, रानू ने जगता को खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माना। बोला, शादी तो कर ही लेंगे, लेकिन मेरे दिल से पूछ, तू मेरी अपनी है। रानू ने भी जगता के सामने हथियार डाल दिए। आज पूरे 6 दिन हो गए हैं रानू को घर से भागे। मंगू उसे ढूंढने नहीं आया। उसे पता ही कैसे होगा कि वो इधर आई है। जगता रोज़ रानू से कहता कि जरा चर्चा थमने दे, फिर शादी कर लूँगा। वो नानुकुर करती और इधर उसके बाप की सांस चढ़ती। वो खांसता रहता या उठकर बैठ जाता।
वो शायद 8वां दिन था जब वो यहाँ आई थी। अब तो न जगता कोई बात ढंग से करता, न प्रेम दिखाता। कमाए रुपए भी वो शाम को आकर संदूक में बंद करके ताला लगा देता। वो हर दिन शादी करने की जिद करती तो कहता, तुझे जल्दी काहे की है, पहले मंगत राम तो तुझे छूटा करे, वरना मेरे को हथकड़ियाँ लग जाएंगी। मोची टोली में दोनों की कहानियाँ बन गईं। रानो बहुत गोरी थी तो लड़के उसे देखते कहते, क्या किस्मत पाई है जगता ने, प्रीति जिंटा दिखे है। छोटे बच्चे उसके कमरे में झांकते मानो कोई बंदर घर में रह रहा हो जिसका खेल देखना बाकी है। एक रात जब जगता संतुष्ट होकर गहरी नींद सो रहा था तो अचानक रानो को महसूस हुआ कि किसी के हाथ उसके बदन पर रेंग रहे हैं। उसने सोचा जगता होगा, लेकिन लालटेन की धीमी रोशनी में उसने देखा कि जगता तो औंधा पड़ा सो रहा है। वो उठकर बैठ गई और चीख पड़ी। उसने लालटेन की बत्ती ऊंची की और रोशनी में देखा तो शर्मनाक हालत में जगता का बाप उसके पास बैठा था। वो सिहर उठी। उसने शोर मचाकर जगता को उठा दिया। क्या है? वो चिड़चिड़ाता हुआ उठकर बैठ गया। देख तेरे हरामी बाप की हरकत, देख तो कैसा नंगा बैठा है और मेरे शरीर को हाथ लगा रहा था, उसने कहा। जगता ने एक नज़र अपने बाप की ओर देखा। तब तक वो संभल चुका था और अपनी धोती ठीक करके बनियान पहन रहा था। क्या देखूं, उसकी भी तो इच्छा होती है। जब मैं छोटा था तभी माँ गुजर गई, मेरे कारण उसने शादी नहीं की। अब मेरी लुगाई क्या उसको इतना सुख भी नहीं दे सकती? जगता ने बेहयाई से उससे कहा। थू! रानो ने जगता पर थूक दिया। कहा, नाली के बिलबिलाते कीड़े हो तुम दोनों। हाँ, हम कीड़े ही सही, तू बिथून देना कीड़ों को, तू ही सुखी हम भी सुखी। वो और भी बेशर्मी से हंसने लगा। तब तक जगता का बाप अपने बेटे का समर्थन पा उठ खड़ा हुआ, बोला, वाल्मीकि टोले में ब्याही, नखरे तो देखो प्रीति चिंटा के, जैसे मंगत राम के यहाँ से राजपाट छोड़ कर आई हो। तुमसे तो अच्छे ही हैं, मैला उठाने को बोलते हैं लेकिन बहू बेटी का फर्क जानते हैं। बहुत जबान चलाती है, तभी तो मंगत राम ने छोड़ा। और उसने मुट्ठियाँ बांध कर रानो की पीठ पर कस कस के प्रहार करने शुरू कर दिए। सीधे से खटिया की दूसरी तरफ चली जा, वरना क्या? वो भी चीखी। वरना गला घोट देंगे। जगता उसे घसीटने लगा। वो डर गई, लेकिन फिर फुर्ती से उठी और जगता को ढकेला और दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर निकल गई। जगता उसकी ओर दौड़ा, लेकिन तब तक उसने दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। दोनों अंदर बंद हो गए। अंदर से गालियों की बौछार आ रही थी। बाहर नवंबर की ठंड थी और वो सिर्फ सलवार और कुर्ते में थी। ओढ़नी भी अंदर छूट गई थी। वो दरवाजे के सामने पड़े पत्थर पर बैठ गई। वो ठंड से ठिठुर रही थी और रोती जा रही थी। सामने के छोटे से आंगन में एक ओर चावल की खाली सफ़ेद गोनी अर्थात खाली बोरी बांध कर वहाँ एक चीप रख दी थी जगता ने। वहीं बैठकर रानो नहाती थी। ठंड से कांपते हुए उसने वो सफ़ेद बोरी खींच ली और ओढ़ कर बैठ गई। रात ऐसे ही बितानी है, सुबह वो चली जाएगी। पौ फटते वो उठी और मंगू के घर की ओर चल दी। वो तेज़ी से चलती जा रही थी ताकि आसपास के घर के लोग न देखें कि बगैर ओढ़नी सर पर ढके रानो कैसे भाग रही है। घर पहुंचने तक उजाला हो गया था। दरवाजे पर अम्मा दिखी, जो छोटी सी लुटिया में शायद दूध लेकर लौटी थी। उसने अम्मा को देखा, अम्मा ने उसे। उसकी आंखों में आंसुओं की धार बह निकली। अम्मा चीखी, अरे मंगू देख, हमारी रानो लौट आई है। वो दौड़कर अम्मा से लिपट गई। दोनों रोने लगीं। देर तक सोने वाला मंगू अम्मा की आवाज़ से जाग गया था। उठकर बाहर आया, देखा दोनों लिपटी हुई हैं। उसने अम्मा के हाथ से दूध की लुटिया ले ली। दोनों भीतर आ गईं। देवर सूरज भी उठकर बैठ गया था। अम्मा के तो खुशी के मारे मानो बेल ही फूट रहे थे। अरे रानो बेटी, कहीं ना जाइयो तू, अब मैं ना कहूँगी तुझे मैला उठाने को। मैं और मंगू अस्पताल में बात करके आए हैं। चाहे तू आगे पढ़कर ट्रेनिंग लेकर नर्स बन जाना या अस्पताल की नौकरी करना, सरकारी नौकरी। वे रोती जा रही थी। ना कहूँगी मेरी लाडो, कुछ न जोर ज़बरदस्ती, बस तू कहीं ना जाइयो। किसी ने नहीं पूछा कि इतने दिन वो कहाँ थी। रानो अपराध बोध से ग्रस्त थी। अम्मा चूल्हे पर गरम गरम रोटियां बनाकर उसे खिला रही थीं। मंगू चाय छान रहा था। अम्मा का और रानो का रोना ही नहीं थम रहा था। मंगू ने कहा, काहे रोती है अम्मा? आ तो गई तेरी लाडली रानो। मैं ना कहता था रूठ कर अपनी बड़ी जिज्जी करने गई होगी हमारी रानो। और वो रानो की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी मिट्टी की दीवारें। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।
कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।